स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आज बात एक ऐसे विषय की जिसकी चर्चा कल से ही जारी है। डिप्लोमेसी में पॉलिसी की कंटिन्यूटी और क्लैरिटी काफी जरूरी होती है। एक नीति जो खुद के लिए सही है और आप दूसरों के लिए उसे गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नमस्कार, प्रशांत पांडे, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। और रूस से क्रूड इंपोर्ट को लेकर भारत पर धौंस जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के लगातार एग्रेसिव रुख को देखकर भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो इन तमाम दबावों के आगे झुकेगा नहीं। आज भारत के इसी स्टैंड पर स्वदेश में करेंगे खास चर्चा। जी हाँ, रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत का स्टैंड है कि देश हित को ध्यान में रखकर भारत अपने कदम उठाएगा और जहां सस्ता क्रूड मिलेगा वहां से खरीदेगा। दरअसल जो पूरा मामला है उसमें 2024 में अमेरिका का रूस से $3.5 अरब का गुड्स ट्रेड रहा करता था। कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका रूस के साथ ट्रेड जारी रखेगा और परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का भी इंपोर्ट जारी है। ईवी इंडस्ट्री के लिए रूस से पैलेडियम खरीदता है अमेरिका। रूस से फर्टिलाइजर और केमिकल भी अमेरिका खरीदता है। रूस के कुल क्रूड इंपोर्ट में चीन का करीब 47% हिस्सा है और यहां एक तरफ उसका ट्रेड जारी है, लेकिन वो भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत सस्ता तेल न खरीदे रूस से। चलिए, इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। भारत के स्टैंड के क्या मायने हैं और बाकी पहलुओं को भी हम समझेंगे कि आखिर पूरी दुनिया किस तरह से एक तरह से डिप्लोमेसी के मायने धीरे धीरे बदल रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं और आज की हमारी चर्चा में बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर मुनीश टूरांगबम हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ प्रवीण दाजी साहब भी जुड़ रहे हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं डिपॉजिटरी और आईपी ऑपरेशंस एट शेयर खान लिमिटेड से। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। केपी फेबियन सर जुड़ेंगे, रतन श्रीवास्तव साहब जुड़ेंगे। उन सभी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर मुनीश, ये अमेज तो नहीं करता है ट्रंप का रवैया, लेकिन क्या वो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे जो कह सकते हैं दबाव वाली जो रणनीति है, उसमें इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो पीछे लौटने को या किसी चीज को जो उनके भी देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, उसमें अब चूंकि वो बहुत ज्यादा फॉर्म नजर आते हैं, हर चीज में लचीला रुख नहीं अपनाते हैं, वो एक स्टैंड बना लिया है उन्होंने, वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है उस इमेज से कहीं ना कहीं छुटकारा पाना। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कई हद तक ये बोला जा सकता है कि एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो लेके चलते हैं उसमें काफी हद तक वो आगे भी बढ़ चुके हैं। और हमने ये भी देखा है कि आगे बढ़ने के साथ साथ वो काफी हद तक रिट्रीट भी करते हैं कभी कभी। तो ये एक मैं मानूंगा कि एक जियोपॉलिटिकल, एक कूटनीतिक जो इन्वायरमेंट है वो काफी हद तक ट्रंप के खिलाफ भी जा रही है। तो उस हिसाब से जो भारत के प्रति उनका जो कट्टरपन है, जो रवैया देखने को मिला है हाल ही में, वो आई थिंक ये नॉट ओनली बायलैटरली जो इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है या जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे थे, उनके अलावा भी काफी हद तक जो एक बैकग्राउंड में जो एक कूटनीतिक इन्वायरमेंट चलती रही है। फॉर एग्जांपल, जो यूएस और रूस का जो एक रिलेशनशिप है, काफी हद तक जो एक माना गया था कि ट्रम्प के आने के बाद में एक रोमांस जो है पुतिन के साथ, उनका जो रवैया है वो एक पीस दिल लाएगा, वो ला नहीं पाए, वो काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड थे उनसे। तो उसके बाद में जो एक कट्टरपन जो है वो रूस के खिलाफ भी गई है काफी हद तक। जिस तरह का इनका पाकिस्तान के तरफ रवैया है वो काफी हद तक इंडिया के हित में भी नहीं है। उसको लेके भी उसके अलावा एक ब्रिक्स समिट जो हुआ है जिसमें इंडिया का काफी
महत्वपूर्ण रोल इंडिया निभाते हैं, उसको लेके भी ट्रम्प जो है वो काफी हद तक नाखुश है। तो आई थिंक एक बायलैटरल मुद्दों के अलावा एक जियोपॉलिटिकल ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एक कूटनीतिक एनवायरनमेंट है, वो काफी हद तक एक रोल भी प्ले कर रही है। जिस तरह से एक जो ट्रम्प का एक फ्रस्ट्रेशन है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, काफी हद तक उनको जो सक्सेसेस है एज अ पीस मेकर, जो वो दिलासा देना चाहते थे लोगों को कि वो पीस मेकर है, वो एक डील मेकर है, वो काफी हद तक वो हो नहीं पाया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इन सारे एनवायरनमेंट के वजह से ट्रम्प के रवैये में काफी एक मतलब एक ज्यादा अनसर्ट, पहले से अनसर्टेन है, मगर ज्यादा एक अनसर्टेनिटी, ज्यादा एक हाइपर ट्रांसैक्शनलिज्म लेके आए हैं, जिसके चलते हुए इंडिया और भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में एक बोलूंगा एक वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट्स इन रिसेंट टाइम्स। जिस तरह से हम लोग एक इस रिलेशनशिप को पिछले 20 साल में जहां तक लेके आए हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट्स। तो जो ट्रम्प का मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, रवैया है, जहां पे वो खड़े हैं, उस हिसाब से आई थिंक अगर वो उस रवैये को नहीं बदलते हैं, तो वो ना तो अमेरिकी सिटीजन्स के लिए अच्छा होगा, ना तो अमेरिकी हित के लिए अच्छा होगा, ना तो बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, ना तो एक स्टेबिलिटी चाहिए एक वर्ल्ड को, जो जिस तरह से वोलेटिलिटी से गुजर रहा है, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी अच्छा नहीं है। सो आई गई वो और इसको हम थोड़ा देखा जाएगा। और समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा इसमें थोड़ा विश्लेषण करेंगे। प्रवीण सर, हमें ये बताइए कि आम दर्शकों की अगर जानकारी के लिए समझना चाहूं, तो ये रूस यूक्रेन वॉर के बाद ये जो कारोबार है, खासतौर पे रूस और भारत के बीच का जो तेल कारोबार है, ये किस तरह बदला और ये क्यों खटक रहा है इतना ट्रम्प की आंखों में? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है तेल के बाजार में जो चेंजेस आए, उसकी वजह से जो है यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से तेल लेने के बजाय और जगह से तेल लेना स्टार्ट किया। तो एक तरह से जो भारत का स्टेप था कि रशिया से तेल लेंगे और बाहर से करेंगे, और रशियन ऑयल पर जो है सैंक्शन लगा दिया गया और उनके ऊपर कैप लगाया गया प्राइसेस के ऊपर। तो उससे जो है बेसिकली जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेज हैं, उसके जो प्राइस बेसिकली उन पर एक जो है जो ऊपरी दबाव बनना चाहिए था, वो भारत के तेल लेने के कारण कम हो गया। और उस समय स्थिति ये थी कि इनफैक्ट भारत जो एक कदम ले रहा था कि और जगहों के बजाय रशिया से जो है ज्यादा तेल लेगा, तो जिसके कारण जो है आपका ऊपरी दबाव तेल पर प्राइसेस का कम हुआ। तो ये भारत का स्टेप जो है अमेरिका ने भी उस समय सपोर्ट किया था, और जो है काफी समय तक वो सपोर्ट करता रहा था, और चीन ने भी जो है रूस से तेल खरीदा और खरीद भी रहे हैं। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद जो है धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। तो बेसिकली जो है ट्रम्प एक बहुत ही सोची समझी नीति के तहत काम कर रहे हैं। उनका जो बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है एक्शन का, वो जो है उनके नेशनल एडवाइजर स्टीफन मिरन जो है उनके बेसिकली फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है। और उसके तहत बेसिकली ट्रम्प को जो है दुनिया भर से जो है सिक्योरिटी डील, फाइनेंशियल डील, इकोनॉमिक डील, जियोपॉलिटिकल डील, मिनरल डील, ये सब चाहिए। तो उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, या जो है अमेरिका के साथ जो है व्यापार को लेकर उनकी जो पॉलिसीज हैं और जो बन रही हैं, जिस तरह से शेप अप हो रही हैं, बेसिकली उसका उद्देश्य यही है कि जो है हर तरह से जो है अमेरिका को जो है फायदा पहुंचाया जाए, और जो है जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट था अमेरिका का जो है बाकी कंट्रीज के साथ, जो ट्रम्प साहब के पहले से था, वो अब धीरे धीरे जो है बिखर रहा है। तो अमेरिका जो है अब मल्टीलेटरल एंगेजमेंट पॉलिसीज को छोड़कर अमेरिका एलॉन या फिर अमेरिका ओनली पॉलिसीज की तरफ जा रहा है, और भारत के साथ, चीन के साथ, या फिर जो है अब के साथ बोलेंगे तो ट्रम्प की जो पॉलिटिकल एंगलिंग है, या जो पॉलिटिकल एंगलिंग है, या जो ट्रेड की जो पॉलिसीज है, जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, बहुत सारे फेयर हैं, बहुत सारे अनफेयर हैं।
उसमें कहीं न कहीं जो है पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, जैसे ब्राजील बिल्कुल के केस बिल्कुल, में वो उनके उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस एग्रेशन के बड़े मायने समझना होगा। पूर्व राजनयिक केपी फेबियन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फेबियन सर, जब पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस अलग थलग पड़ा था, खासतौर पे रशिया यूक्रेन वॉर में, तब भारत ने एक रणनीतिक फैसला लेते हुए रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया और तमाम काफी हद तक का ये जो कूटनीतिक फैसला था वो भारत के हक में था। क्या यही एक फैक्टर है या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो शायद ट्रंप नेगोशिएटिंग टेबल पे भारत को लगातार लाने के लिए इस तरह की घेराबंदी कर रहे हैं? देखिए, जब भारत रशिया से तेल खरीदता है, भारत का उद्देश्य ये नहीं है कि यूक्रेन वॉर के लिए फिनांस करना है। भारत तेल खरीदता है, ग्लोबल मार्केट का कंडीशंस देखता है, उसके बाद कहाँ से भारत को अच्छा प्राइस में एक्सेप्टेबल क्वालिटी मिलेगा, भारत खरीदेगा। और ये यूक्रेन वॉर ये कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत नाराज है भारत से। क्यों? बेशक जब इंडिया पाकिस्तान सिंदूर वो हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिएट किया था और उन्होंने फर्स्ट अनाउंस किया सीज फायर भी। हमने वो कॉन्ट्रडिक्ट किया, हमने बार बार एक कॉन्ट्रडिक्ट किया। ऐसा है, बेशक जो हमने किया वो ठीक नहीं था। हम सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन के माध्यम से कहना था। हम देखा है, रिपोर्ट्स है कि मीडिएशन था, लेकिन भारत ने किसी को भी मीडिएशन मांगाया नहीं है, इसलिए मीडिएशन नहीं था। लेकिन हमको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सीज फायर मांगने के लिए पुश किया, वो ये बहुत अच्छा था। तो हमको ऐसे एक पोजीशन ले सकता था, लेकिन हमने बार बार ट्रम्प को कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं था। वो अभी बेहद नाराज है। दूसरी बात है, उनका फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। और तीसरी बात है कि ये ट्रम्प बहुत फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट की बात की, जरा उसको भी समझना बड़ा आवश्यक है। वो शायद आम दर्शकों के लिए भी बड़ा जरूरी है कि किस तरह की चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया की राजनीति में बहुत मायने रखती हैं। केपी फेबियन सर ने साफ तौर पर कहा कि जो ट्रम्प का फैमिली बिजनेस है उसमें पाकिस्तान एक तरह का साझेदार है। वो क्या साझेदारी है, वो कहां से इंटरेस्टिंग बना रहा है इस पूरे समीकरण को, इसे समझना होगा। और मेरे ख्याल से रतन श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। रतन जी, साफ तौर पर अब तो ये माना जा रहा है, ये तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर कह रही हैं, फेबियन सर भी कह रहे हैं कि जो ट्रम्प का फैमिली बिजनेस है उसकी वजह से पाकिस्तान में उसकी बढ़ती दिलचस्पी और भारत के प्रति नाराजगी और भारत का जो भी रवैया है उसे लेकर लगातार रिएक्शन देना, ये उसके एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। आपका क्या कहना है? ये जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम शायद उतने करीब से नहीं देख रहे हैं? ये प्रशांत, जो अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बात उठाई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की फैमिली बिजनेस की, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट आप जानते हैं, रियल एस्टेट है, गोल्फ कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी है। ये इनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे फैमिली के। इन एडिशन इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया में भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। जो अब लेटेस्ट इनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी में कुछ बिजनेस इंटरेस्ट जो इनका हुआ है वो इनके लड़कों ने, इनके बेटों ने शुरू किया है। और इसमें क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखें, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने टेक ओवर किया था, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा उछाल आया था। और क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं किसी उसका कोई बेसिस नहीं है, इसीलिए हमारे भारत में
इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बिजनेसेस में, उनकी फैमिली के बिजनेसेस में। और इसके साथ साथ डेटा सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। वो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है और शायद उस इन्वेस्टमेंट की तरफ से उनको एक फायदा मिला हो। लेकिन अगर एक तरह से इसको मॉरल और एथिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो अगर एक राजनेता, एक राजनायक और एक इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट, अगर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट को मर्ज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन इसमें इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन ये सच है कि आज की तारीख में अगर आप उनके डील्स कर रहे हैं, आपने देखा कतर में हुई है डील्स, कतर ने इन्वेस्ट किया है और कतर ने उनको एक बोइंग 747 भी दिया है जो एयरफोर्स 1 बनेगा। So I think at some point of time, the personal and the professional are merging, which is not actually a very ethical thing to do, as my fellow panelists may agree. बहुत अहम बात आपने कही और ये इन सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि प्रवीण सर, निगाहें ये भी हैं कि भारत अब की रणनीति क्या होगी। हम भारत और रूस के व्यापारिक अगर संबंधों को देखें तो इन खास तौर पे इन गुजरे सालों में आप सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या देखते हैं, या आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या देखते हैं? मेरी समझ से जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन प्रेजेंटली फिलहाल ग्लोबल पॉलिटिक्स से बन रहा है वो ये है कि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के बजाय अब जो है ये यूएस की गो एलॉन पॉलिसी है और उसके कारण जो है फ्रैगमेंट्स होंगे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स में, और जो है उसकी वजह से जो है ब्रिक नेशंस जो है वो साथ में आएंगे और उसके अलावा और भी जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है। तो ट्रम्प साहब का जो जियोपॉलिटिकल एंगलिंग है उससे जो है मैं ये देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है ब्रिक्स नेशंस ही नहीं बल्कि और भी नेशंस को, बाकी कंट्रीज को भी जो है सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये फ्रैगमेंटेशन जो है ये बढ़ता जाएगा और ये सबसे बड़ा चेंज है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, और ये जो है एक्चुअली और इंटेंसिफाई ही होने वाला है, दैट एवरी नेशन हैज टू फेंड फॉर इटसेल्फ एंड दिस इज प्रोबब्ली गोइंग टू द ट्रेंड गोइंग अहेड। बात आपने कही और शुक्रिया प्रवीण सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हमें पता है कि आपके कुछ कमिटमेंट हैं, लेकिन आपने उसमें समय निकाल के भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और हमारे साथ डॉक्टर मुनीश रतन जी दोनों बने हुए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी पहलुओं को समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। In association with SBI, बेस्ट है सबको पता है। खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। कल करे सो आज कर, रिटायरमेंट अपनी प्लान कर, एनपीएस में इन्वेस्ट कर, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कर तू शुरुआत, बड़े कॉर्पस अमाउंट की मिलेगी सौगात। हाँ, कल भी रहे आज के ठाट, पाओ पेंशन 70 हो या 60, चलती रहे लाइफ की पारी। एनपीएस जरूरी है, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। Adani presents Times Now Amazing Indians Awards 2025.
स्वागत है आपका और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुनीश, मौजूदा स्थितियों में आप फिर क्या आगे चीजें नजर आती हैं आपको, मतलब यहाँ से आगे का जो पूरा पर्सपेक्टिव है। और एक और चीज है कि एक तरह का परसेप्शन ट्रम्प के बारे में कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके अपने देश में है कि उनको अपोज कैसे किया जाए, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें अपोज करना किसी इंडिविजुअल पे, किसी अथॉरिटी पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे भारी पड़ जाए। ये एक बहुत नॉट वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी और एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए भी और इंडिया यूएस जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके लिए भी ट्रम्प के मुद्दों को समझना, उसके पर्सनैलिटी को समझना एक बहुत गंभीर मामला हो चुकी है, क्योंकि 7 महीने, लगभग 8 महीने हो चुके हैं उनको व्हाइट हाउस पे आते हुए। और इन 7 महीनों में हमें इतना उथल पुथल देखने को मिल गया है कि ऐसे लगता है कि उनका जो सेकेंड टर्म या कार्यकाल है वो बहुत लंबा चल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो 7 महीने ही हुआ है और अभी लगभग 3 साल से ज्यादा बाकी है। बीच में कांग्रेशनल इलेक्शंस भी आएंगे जो अमेरिका की पॉलिटिक्स की रवैया को बदल सकता है। अगर कांग्रेस में हम देखें तो अभी रिपब्लिकन्स का एक दबदबा है, अगर वो बदल जाए तो हमें हो सकता है कि काफी एक बदलाव देखने को मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, द डिसीजंस दैट ही मेक दे आर रियली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है उनको समझना। मगर ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है, वो ट्रम्प के बियॉन्ड भी है, राइट। तो यूएस इंडिया रिलेशनशिप जो है वो चाहे वो आर्थिक मामलों में हो या सिक्योरिटी मामलों में हो, इन 20 सालों में काफी आगे बढ़ चुकी है। और उनको एकदम से नजरअंदाज करना या ये सोचना कि बिकॉज ऑफ दिस लो पॉइंट काफी हद तक एक स्ट्रक्चरल मतलब डैमेजेस होगा, वो आई थिंक इट वुड बी टू मच ऑफ रीडिंग राइट नाउ। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम ये जो एक आंधी है उससे उभरे। एंड मेरा ये मानना है कि काफी उथल पुथल होगी। वो वही एक ट्रम्प का एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल है जो हर एक देश को भुगतना पड़ा है, ये इंडिया की बात ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि किस हद तक हम एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत अहम बात आपने की, मतलब उनका देश और पूरी दुनिया जो है वो ट्रम्प के इस अनप्रेडिक्टेबल रवैये का, उनकी इस आंधी का, जैसा आपने सही जिक्र किया, सही शब्द इस्तेमाल किया, इसका सामना कैसे करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल के साथ रतन जी मैं आपके पास आऊंगा। हमें ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प को इस कॉन्फ्लिक्ट का उनके देश पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, इस पूरे कारोबारी रिश्ते पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, इसकी जानकारी नहीं है, इससे वो अनजान है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स पे इस तरह का एग्रेशन ज्यादा नजर आ रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। टैरिफ एक जियो इकोनॉमिक्स का टूल है, और ये एक टूल ऐसा टूल है जो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। जियो इकोनॉमिक्स में टैरिफ फ्रंट लोड करने से एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा होता है किसी भी कंट्री को अगर वो टैरिफ फ्रंट लोड करती है, क्योंकि जो सामान आ रहा है वो आपके देश में आ रहा है, उसमें आप ज्यादा ड्यूटीज, अगर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो आपकी टैक्सेस की, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अल्टीमेटली इसको जो भी आइटम्स आ रहे हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं, और वो भी यूएस जैसी मेजर इकोनॉमी के लिए जो इम्पोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं, वो बाद में कंज्यूमर को ही पे करने पड़ेंगे। जो एंड कंज्यूमर है उसी को पे करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो आइटम्स इस समय आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी में इम्पोर्ट करके, वो उनकी आम जरूरत के नहीं है। भारत, मैं एक मिसाल के तौर पे देता हूँ, भारत से फार्मा जाता है, फार्मा का हमारा 40%, जेनरिक फार्मा का करीब हमारा 40% शेयर है वहाँ की मार्केट में। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने हर एक चीज के ऊपर 25% डाल दी हो फ्लैट टैरिफ। तो फार्मा अभी एग्जेम्प्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एग्जेम्प्ट है इंडिया से, आईफोन जो यहाँ से बन के जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अगर आईफोन पे अगर 25% की ड्यूटी या उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ जैसे वो बोल रहे हैं लगा देंगे,
तो उसकी कॉस्ट, जो लैंडेड कॉस्ट है यूएस में, वो यूएस के कंज्यूमर के लिए बहुत भारी पड़ेगी, बहुत ज्यादा उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ट्रम्प एक तरह से कहना चाहिए टैरिफ को यूज कर रहे हैं, मगर वो पॉलिटिशियन भी हैं, उनको इलेक्शन भी जीतने हैं। और जैसे कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि वहां पे एक मिड टर्म इलेक्शन होंगी करीब 18 महीने के बाद। लेकिन उस 18 महीने के मिड टर्म इलेक्शन में अगर ऑलरेडी यूएस के सिटीजन्स को एक इसका टैरिफ का एक भारी नुकसान उठाना पड़ गया है, तो वो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि शायद ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मतलब उस व्यक्ति के डिसीजन, उसके रवैये, उसकी पूरी दुनिया में जिस तरह की कूटनीति की बात की जा रही है, वहां पे कूटनीति कहना शायद ये शब्द नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं, दबाव की राजनीति, और पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में अपना दबदबा पाने की जो उनकी कोशिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़ी अच्छी चर्चा रही रतन जी। इसके साथ ही प्रोफेसर मोनीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमने हर पहलू को छुआ है, और उम्मीद यही करते हैं कि भारत का ये जो फर्म रिप्लाई है, जो ये लगातार भारत अपने राष्ट्रीय हितों, अपने देश हितों में लगातार अपने स्टैंड पर कायम है, इसका असर हो, और देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर ट्रंप का रवैया क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।